नमस्कार, जीएसए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हिंदी के वर्णमाला को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं और इससे किस किस तरीके के सवाल बनते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्वरों का अध्ययन करेंगे। स्वर में अभी तक हम जैसे जानते हैं कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं, उनके अलावा अनुस्वार और एक विसर्ग। ये सभी को पता होगा कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है, लेकिन उनके अलग अलग रूप में उनको विभाजित किया गया है। उनमें से कुछ मुख्य स्वर हैं, उसके बाद व्यंजन है। व्यंजनों को भी अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, या कह सकते हैं उनको भी अलग अलग बांटा गया है, और उसके कारण या उनको किस आधार पर बांटा गया है हम ये इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्वरों से बात करते हैं। सभी जानते हैं कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं। आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ और औ। ये 11 स्वर। इनके अलावा अम को अनुस्वार कहते हैं, वहीं आहा को विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार जैसा कि हमने देखा कि अनुस्वार अम या जो आ है, अम है, इसको अगर हम मात्रा के रूप में देखें तो इसका मात्रा चंद्र बिंदी के साथ उपयोग होता है, या चंद्र बिंदी इसका मात्रा के रूप में उपयोग होता है। लेकिन इससे मिलता जुलता ही एक और जो मात्रा होती है वो है अनुनासिक की। अब जानने वाली बात यह है कि ये आखिर अनुस्वार और अनुनासिक है क्या। अनुस्वार ऐसे व्यंजन जो स्वरों के उपरांत लगाए जाते हैं या जिनका उच्चारण स्वरों के उपरांत किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो गंगा देख सकते हैं। गंगा, यहां पर अंग एक व्यंजन है, लेकिन इसका उपयोग हम स्वर की तरह करते हैं जो आ के उपरांत होता है अंग के साथ। आ और अंग के साथ इस तरीके से ये अनुस्वार बनाएगा। वहीं पर अनुनासिक भी ऐसे स्वरों, ऐसे व्यंजनों को कहा जाता है जो स्वर के उपरांत उच्चारित किए जाए। हम ये देख सकते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है। अनुस्वार जो है, इसमें इस पर अगर हम इसको थोड़ा सा बांट के देखें तो अनुस्वार जहां पर स्वर का भाग कम हो। कहने का मतलब है जब हम अनुस्वार को उच्चारित करते हैं तो वहां पर मुख से उच्चारित जो भाग है वह वहां पर कम होता है, और वहां पर नाक से ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। जितने भी अनुस्वार होते हैं उनका उच्चारण नाक से अधिक किया जाता है, या कह सकते हैं कि अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। वहीं पर अनुनासिक में इसके विपरीत जो उच्चारित जो ध्वनि है उसका अधिकांश भाग मुख से किया जाता है, वहां नाक से उच्चारित भाग कम या ना के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक दोनों स्वर के उपरांत उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। आगे चलते हैं व्यंजन। अभी तक हमने जितने भी वर्णमाला जो अभी तक हम पढ़े हैं उसमें हम का से लेकर ज्ञ तक या ढ़ तक एक लाइन में या ऐसे लाइन वाइज पढ़ते हैं। उससे ये होता ही है कि हमें जो उसकी बारीकियां हैं, उनके विभाजन है, उसको याद करने में या उसको पहचानने में हमें थोड़ी कठिनाई हो सकती है, या कह सकते हैं कि अभी तक हमें ये भी नहीं पता होता है कि व्यंजनों को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो अगर हम उनको इस तरीके से लिखेंगे जैसे कि ये लिखा है, पहले शुरू के 5 जो लाइनें हैं उनमें 5-5, उसके बाद हम उनको 4-4 के डिवाइड करके, और बाद में लास्ट में 2 अक्षरों के साथ। तो आप इस एक फॉर्मेट को देख सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट में का, खा, गा, घा, इंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। यहां तक जो अक्षर हैं या जितने भी वर्ण हैं इनको हम 5-5 के कॉलम में लिखेंगे, और इनको हम वर्ग कह सकते हैं। जो ये का से लेकर इंगा तक है इसको हम का वर्ग कह सकते हैं।
उसके बाद जो दूसरी पंक्ति है चा, छा, जा, झा, या, इसको हम चा वर्ग कह सकते हैं। इसके बाद ता वर्ग, इसके उपरांत ता वर्ग, फिर फा वर्ग। इस तरीके से देखते हैं कि हम अभी तक यहां तक के जो वर्ण हैं उनको हम 5 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और फा वर्ग। इसके अलावा या, रा, ला, वा, इनको जो ये 4 वर्ण हैं इनको हिंदी में अंतःस्थ व्यंजन के रूप में चिन्हित किया जाता है। सवाल ये है कि अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो जब हम इन वर्ण या वर्णमाला पढ़ते हैं तो या ध्वनियों को पढ़ते हैं तो इसके अध्ययन के दौरान इनको अलग अलग भागों में विभाजित किए जा सकते हैं और इनके विभाजन के जो आधार होते हैं वो आधार इनके उच्चारण स्थान या कह सकते हैं इनमें जो उच्चारण के दौरान जो स्वर तंत्र में जो घात या जो बल लगते हैं उनके आधार पर भी इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। यह जो विभाजन है, यह जो अंतःस्थ व्यंजन इसका नाम है, यह इसके उच्चारण स्थान के आधार पर इसको नाम दिया गया है। या, रा, ला, वा स्वर तंत्र के सबसे पिछले हिस्से या कह सकते हैं कि जो गला का सबसे पिछला भाग है वहां से उच्चारित होता है। दूसरे अर्थों में अगर देखें तो ये जो वर्ण है या, रा, ला, वा, इनको जब उच्चारित करते हैं उस समय जो भी स्वर तंत्र है या जो स्वर अंग होते हैं उन अंगों में जैसे जीभ, दांत, गला, कंठ, मूर्धन्य, तो इनमें कहीं भी इनका टकराव नहीं होता। ये आपस में सटे जरूर होते हैं, निकट जरूर होते हैं, लेकिन इनमें टकराव नहीं होता, कहीं भी घर्षण नहीं होता है। तो इस वजह से इनको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद जो अगले जो वर्ण है शा, श, सा और हा, इनको ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ऊष्म व्यंजन क्यों? ये जो वर्ण है शा, सा, सा और हा, इन सभी के उच्चारण के दौरान यहाँ एक घर्षण होता है जो जीभ, तालु और दांत के बीच के जो घर्षण होता है उसमें से एक ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसकी वजह से ये व्यंजन उच्चारित होते हैं, या फिर इनको कह सकते हैं घर्षण के द्वारा ये वर्ण उच्चारित होते हैं। और उस घर्षण में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस कारण इसको ऊष्मा व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। संयुक्त व्यंजन क्यों? संयुक्त मतलब एक से अधिक मिले हुए या एक से अधिक पदार्थ वहां पर जब मिलते हैं तो उनको संयुक्त कहते हैं या मिश्र कहते हैं। जहां पर 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल रहे हो वहां पर संयुक्त या मिश्रण होता है। तो यहाँ पर इस आधार पर हम देखें कि ये जो अक्षर है या जो वर्ण है छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, इनमें हिंदी वर्ण के एक से अधिक वर्ण मिलकर इन वर्णों को बनाते हैं या ये अक्षर उत्पन्न होते हैं। अगर हम इनको देखें तो जो छा है, छा 2 अक्षरों से मिलकर बनता है, उसमें है का और शा। उसके बाद जो त्रा है, त्रा में ता और रा। वैसे ही ज्ञा में जा और इया। श्रा में सा और रा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो संयुक्त व्यंजन है उनकी उत्पत्ति एक से अधिक व्यंजनों के मिश्रण से होती है। जैसे हम छा में देख सकते हैं का और शा, त्रा में देख सकते हैं ता और रा के मिश्रण से त्रा बनता है, ज्ञा में हम देख सकते हैं जा और इया के साथ मिलने से ज्ञा की उत्पत्ति होती है। वहीं श्रा में ता और रा जब आपस में मिलते हैं तब श्रा की उत्पत्ति होती है।
तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन के संदर्भ में एक और जो अधिकांश जो कंफ्यूज करने वाली चीज होती है वो है हा के संयुक्त अक्षर। जब हा अलग अलग अक्षरों के साथ मिलता है तो वहां पर एक नए शब्द या एक संयुक्त अक्षर जो बनते हैं उसके कुछ उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हा जब मां के साथ मिलता है तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। इसका प्रयोग हम ब्रह्मा में देख सकते हैं। वहीं पर हा जब या के साथ मिलता है तो हा और यहां या, उसके बाद हा और ला का देख सकते हैं। हा ल, तो इस तरीके से कुछ यहां पर अलग अलग हा के संयुक्त व्यंजन बनते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो और विभाजन किया गया है वो अंत में जो दो अक्षर प्रयोग होते हैं जिनको ड़ और ढ के रूप में उच्चारित किया जाता है, ये मुख्यतः टा वर्ण के जो वर्ण है ड़ और ढ, इनके ही रूप है। इसमें हम लास्ट में इनका बिंदी के साथ उपयोग करके इनको द्विगुण व्यंजनों के रूप में देखते हैं। आखिर ये द्विगुण व्यंजन इसको क्यों कहा जाता है, इसके कारण ये है कि ये जो दो वर्ण है ये वर्ण दो तरीके से या दो रूपों में अलग अलग रूपों में प्रयोग होते हैं। डा इस रूप में कभी भी ये प्रारंभ में प्रयोग नहीं होते हैं, ये हमेशा प्रारंभ जब जो प्रथम शब्द है उसके बाद ही जब ये वर्ण प्रयोग होंगे तो वो इस रूप में होंगे। वही अगर ये पहले अक्षर के रूप में प्रयोग करना है तो वो इस रूप में प्रयुक्त होंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 है, तो एक अनुस्वार एक विसर्ग, उसके अलावा व्यंजन जिनकी कुल संख्या 39 है उनको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। का वर्ग जिसमें 5 वर्ण है, उसके बाद चा वर्ण में भी 5 है, टा वर्ग में आपके 5 व्यंजन वर्ण होंगे, ता वर्ग में 5 व्यंजन होंगे, पा वर्ग में 5 व्यंजन होंगे। इसके अलावा 4 अंत्यस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन। इस तरीके से हमारे कुल होते हैं 52 वर्ण। यहां पर एक और जो महत्वपूर्ण चीज है वो है वर्गों में उनका स्थान। अधिकतर ये पूछा जाता है या अधिकतर जो सवाल बनते हैं कि टा वर्ण का पंचम वर्ण या पंचम व्यंजन कौन सा होगा, पा वर्ग का तृतीय व्यंजन या चतुर्थ व्यंजन कौन सा हो सकता है, का वर्ग में चतुर्थ व्यंजन बताइए या प्रथम व्यंजन बताइए। तो ये इस तरीके के सवाल हैं। तो अगर हमें इन्हें विभाजित करना है तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर इनकी नंबरिंग कर देनी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस नंबरिंग के आधार पर हम देख सकते हैं कि जो ये पहले वाले हैं ये सारे प्रथम अक्षर होंगे, ये प्रथम वर्ण होंगे। दूसरी लाइन में जो भी आ रहे हैं ये सारे द्वितीय अक्षर होंगे या द्वितीय वर्ण होंगे। तृतीय व्यंजन ये सारे तीसरे आएंगे, चतुर्थ और ये पंचम। जब हम बात कर रहे थे अनुस्वार की, तो हर वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है।